नमस्कार, न्यूज नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर यानी 21 जून को सुबह 6:30 बजे पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यानी 21 जून को सुबह 6:30 बजे पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कल भारत समेत दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी अपने संबोधन में योग से जुड़ी बड़ी बातें जनता को बता सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, कल 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। कल सुबह करीब 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। योग दिवस के इस कार्यक्रम और पीएम मोदी के संबोधन को आप दूरदर्शन समेत कई चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संवाद करेंगे। देश भर में अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने क्षेत्रों की हस्तियां शामिल होंगी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक स्थान पर 20 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सुबह 7 बजे से 7:45 तक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लाल किला परिसर में योग करेंगे। कोरोना के चलते इस बार कोई सार्वजनिक योग कार्यक्रम नहीं होगा। पीएम मोदी और अन्य लोगों के संबोधन के बाद सुबह योग किया जाएगा। लोग घर पर ही रहकर वर्चुअली योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद आध्यात्मिक और योग गुरुओं का संबोधन शुरू होगा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। दैनिक मामले घटकर 60,000 के नीचे आ गए हैं। वहीं मौत के आंकड़े पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। जानिए क्या है ताजा हाल। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। दैनिक मामले घटकर 60,000 के नीचे आ गए हैं। वहीं मौत के आंकड़े पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 58,419 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं, जो 81 दिन बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,576 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,98,81,965 पहुंच गया है। इसमें से अब तक कुल 3,86,713 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 2,87,66,009 लोग कोरोना से रिकवर हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 87,619 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज्यादा बनी हुई है, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। देश में अब 7,29,243 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर 3.22% पर आ गया है। पिछले 13 दिन में 5% से कम है। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को बीते दिन 8,912 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं केरल में बीते दिन 12,443 नए मरीज सामने आए। तमिलनाडु में शनिवार को बीते दिन 8,183 नए केस सामने आए हैं। वहीं 180 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते दिन 5,674 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 45 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में शनिवार को बीते दिन 5,815 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 161 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा तेलंगाना में 1,362, असम 3,571 और झारखंड में शनिवार को बीते दिन 135 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी जारी है।
19 जून तक देश भर में 27,66,93,हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 38,10,000 टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट में इसकी वजह भी बताई है कि आखिरकार किस वजह से केंद्र ने ये फैसला किया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर सभी पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तो एसडीआरएफ का सारा पैसा उधर ही खर्च हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। दरअसल कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाता है और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सारा पैसा यहीं खर्च हो जाएगा। सरकार ने कहा कि इस स्थिति में कोविड-19 से निपटने और तूफान, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के पास फंड की कमी हो जाएगी। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को पैसे की जरूरत है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत मामलों को कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए और न्यायपालिका कार्यपालिका की ओर से फैसला नहीं ले सकती। बता दें कि कोरोना से मौत होने पर मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 11 जून को हुई सुनवाई में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की मांग पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही थी। अब सुनवाई से पहले दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी कल होगी। अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। एक बार फिर से मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। अब क्या है ये नया मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने में घोटाले को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों पर सवाल उठे थे, तो वहीं अब अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही जमीनों में 2 और सौदे विवादों के घेरे में आ गए हैं। इन जमीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि एक जमीन जो दीप नारायण ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ में बेच दिया। वहीं दूसरी जमीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ में अहम भूमिका है। सवाल यही नहीं है कि 3 महीने में ही जमीन 20 लाख से 2.5 करोड़ की कैसे हो गई। सवाल यह भी है कि जब दीप नारायण जमीन खरीदते हैं तो जमीन की मालियत रहती है 35,60,000, जिसका वो स्टाम्प शुल्क चुकाते हैं 2,46,380 रुपए। 3 महीने बाद जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदता है तो भी जमीन की सरकारी मालियत होती है 35,60,000। अब सवाल उठता है कि एक ही मालियत वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क में इतना अंतर कैसे है। यह सवाल भी आने वाले दिनों में जरूर खड़ा होगा।
अयोध्या में अभी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट द्वारा खरीदने को लेकर उठा विवाद शांत नहीं हुआ था कि अब इससे जुड़े एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस बार उंगली सीधे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रही है, जहां लाखों की जमीन 3 महीने में ही करोड़ों की हो गई। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का मामला सामने आया है। उसके बाद 2 और जमीनों की खरीद में घपलेबाजी का आरोप लग रहा है। आप नेता और एमपी संजय सिंह ने अब अयोध्या लैंड स्कैम में चंदा चोर कहकर सरकार से सवाल पूछे हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद को लेकर उठा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। लाखों की जमीन करोड़ों में खरीदने के बाद से ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट सवालों में है। एक के बाद एक जमीन खरीद में घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का मामला सामने आया। उसके बाद 2 और जमीनों की खरीद में घपलेबाजी का आरोप लग रहा है। आरोप है कि अब 20 लाख की एक जमीन 2.5 करोड़ और 27 लाख की एक जमीन 1 करोड़ में खरीदी गई, जिसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन की खरीद में चंदा चोरी का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचे जाने पर सवाल उठाया। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस खुलासे को 7 दिन हो गए, लेकिन ना ही अब तक बेईमानों के खिलाफ जांच शुरू की गई और ना ही मुझ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। संजय सिंह ने सवाल उठाए कि 7 दिनों से इन लोगों के बैंक अकाउंट सीज क्यों नहीं हुए, अब तक मामले की जांच शुरू क्यों नहीं की गई। रामलला के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सारे लोग जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति का आरोप लगा रही है। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों द्वारा चंदा चोरी और ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 सालों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा। करोड़ों राम भक्तों ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए अपना पेट काटकर चंदा दिया। बहनों ने अपने गहने बेचकर चंदा दिया। अब अगर मंदिर नहीं बन पा रहा तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के चंदा चोरी की वजह से। सांसद संजय सिंह ने कहा है कि 20 फरवरी को बीजेपी मेयर के भांजे ने 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी। इस जमीन की मार्केट वैल्यू 35,60,000 है, लेकिन मेयर के भांजे को 20 लाख में मिल जाती है। इसके बाद 11 मई को यही जमीन 2.5 करोड़ में बेच दी जाती है। मतलब ट्रस्ट के चंदे से बीजेपी नेता कमाई कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि ये चंदा चोर बेनकाब हो रहे हैं। वहीं सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घाटी के नेताओं से 24 जून को बात करेंगे। इसके लिए घाटी के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। आर्टिकल 370 हटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से पहली बार घाटी के नेताओं के साथ बातचीत की पहल की गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को घाटी के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव ने शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक पीएम आवास पर 24 जून को दोपहर 3 बजे होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। बैठक से पहले इन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। केंद्र की ओर से पीएम के साथ बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, ताराचंद, जीए मीर, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती,
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लॉन, मुजफ्फर हुसैन बेग, अपना पार्टी के अल्ताफ बुखारी, बीजेपी के रविंद्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, सीपीआई-एम के एम.वाई. तारगामी, नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह को बैठक के लिए न्योता दिया गया है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ होने वाली पहली बैठक होगी, जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी की बैठक को लेकर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें महबूबा पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग पर शामिल होने को लेकर चर्चा करेंगी। इसी मीटिंग में तय होगा कि मीटिंग में पीडीपी शामिल होगी या नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वो पार्टी के निर्देश पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला बैठक में हिस्सा लेने के बारे में पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस और मकवा ने भी कहा है कि वे अपने अपने दलों के भीतर विचार विमर्श के बाद बैठक में भाग लेने का फैसला करेंगे। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बैठक में आमंत्रित सभी नेता महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए 24 जून को दिल्ली में आमंत्रित किया है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री जी से मिलना है और ऑल पार्टी मीटिंग्स होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं उनको 24 जून को नई दिल्ली बैठक के लिए बुलाया है। अक्सर अलग अलग विषयों को लेकर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ इस प्रकार की बैठकों होती रहती हैं और अनेक बार जब कभी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मुझे भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इसका निमंत्रण आया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होंगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जबकि फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होंगी। जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव और परिसीमन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गुपकार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ बैठक में नहीं शामिल होने के लिए गुपकार के नेताओं के साथ इंटरनल वर्चुअल मीटिंग भी करेंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों की बैठक से आज पीडीपी की मीटिंग हुई। पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला किया है कि महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर गुपकार गठबंधन के नेताओं की मीटिंग भी होगी। इस मुद्दे की चर्चा उस मीटिंग में भी की जाएगी।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने समेत राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लगभग 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण पहल में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू से मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों से एक अहम बैठक की है। इससे यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी की 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद से तो इसके कयास और भी तेज हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बैठक में घाटी के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक में नहीं जाने का फैसला किया, साथ ही तमाम पार्टियों के नेताओं से भी ना जाने की अपील की है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है। ऐसे में इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है पीएम मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों संग एक अहम मीटिंग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोवाल शामिल हुए। बैठक संबंधी विस्तृत जानकारी अब तक नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से पहले की कवायद हो सकती है। इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने कई मंत्रालयों से अब तक के किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए कई समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग 5 बैठकें की थी। 24 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर भावी योजनाओं की चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि डिमिलिटेशन की प्रक्रिया और राज्य में कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। असल में कश्मीर में अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब मोदी सरकार पर यह आरोप लगा था कि यह फैसला बिना कश्मीरी दलों और नेताओं को भरोसे में लिए जबरन लिया गया था। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन में शामिल नेताओं के हालिया बयान से ये साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना में दरार बढ़ती जा रही है और अब तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन में शामिल नेताओं के हालिया बयान से ये साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना में दरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान के बाद शिवसेना ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। सियासी उठापटक के बीच शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर संजय राउत ने कहा कि कल शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर सीएम और हमारी पार्टी के मुखिया ने बताया था कि आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? जिसे लड़ना है वो लड़े। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लड़ाई अपनी ताकत पर ही लड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा का मामला हो या शिवसेना के अस्तित्व का, अगर हमें इसके लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे। जो लोग महाराष्ट्र में बार-बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं, उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे बैठेंगे? आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है। चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है,
हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भविष्य में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की सोच रही है तो फिर शिवसेना भी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को पार्टी के 55वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल मीटिंग में ये बातें कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। जब कोरोना महामारी सबके लिए चुनौती बनी हुई है तो राजनीति पर इतनी बात करना सही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुमति देती है तो वो खुद राज्य में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को तैयार है। कांग्रेस के अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे पर शिवसेना का कहना है कि ऐसे दावे बीजेपी ने भी खूब किए थे, लेकिन बीजेपी का जो हश्र हुआ वो सभी ने देखा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बीजेपी राज्य में 105 सीटें जीतने के बाद भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की चिट्ठी है जो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष और सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है। इस चिट्ठी में राज्य में गठबंधन सरकार की सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने निशाना साधा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने पार्टी के अध्यक्ष और सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज्य में गठबंधन सरकार के सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस दोनों पर उन्होंने निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये अपील भी की है कि एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ आ जाएं, ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर रहेगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने इस चिट्ठी में लिखा है कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं, कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लगता है कि केंद्र से उन्हें परोक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीपी नेताओं के पीछे नहीं है। सरनाईक ने खत में आगे लिखा कि हम आपके और आपके नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि आप अगर पीएम मोदी के और करीब आ जाएं तो बेहतर होगा। अगर हम एक बार फिर साथ आ जाएं तो पार्टी और कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय एजेंसियां हमारी गलती के बिना हमें निशाना बना रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा खत्म हो जाएगी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत के एक बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल रविवार को उन्होंने उद्धव ठाकरे के हवाले से अकेले चुनाव लड़ने की बात कहकर लोगों से कहा कि जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है वो लड़े। राउत ने कहा कि कल शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर सीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे। जिसे लड़ना है वो लड़े। शिवसेना ने राजनीतिक लड़ाई अपनी ताकत पर लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लड़ाई अपनी ताकत पर ही लड़ी जाती है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। इस बार उन्होंने क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए एक साल पहले मार्च महीने में देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस लॉकडाउन की मार ने आम आदमी के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। धीरे धीरे हालात पटरी पर आ रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर ने बची उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
जनता को लग रहा था कि सरकार इस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद करेगी, लेकिन उल्टा सरकार की ओर से टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार को आयकर से 4.69 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि निजी कंपनियों ने 4.57 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स जमा किया। तो वहीं दूसरी ओर इन दोनों से ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5,25,000 करोड़ रुपए जनता ने चुकाए हैं। ये आंकड़े सिर्फ दिसंबर 2020 तक के हैं, जिसमें जनवरी से मार्च वाली तिमाही शामिल नहीं है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा कि केंद्र ने टैक्स वसूली में पीएचडी कर रखी है। 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। उससे पहले एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जो सब देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जनता है, जिम्मेदार कौन। लोजपा का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार चाचा पासवान ने चली ऐसी चाल कि चित हो गए भतीजे पासवान। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एलजेपी में पिछले दिनों शुरू हुआ विवाद खत्म होते हुए नहीं दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस ने शनिवार को पार्टी की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने एक दिन बाद कमेटी की बैठक बुलाई है। पशुपति पारस के जरिए घोषित की गई नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। नई कार्यकारिणी में चौधरी महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुनीता शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चंदन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव, प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव, संजय सराफ को राष्ट्रीय महासचिव, रामजी सिंह को राष्ट्रीय महासचिव और विनोद नागर को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। एलजेपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पशुपति पारस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों की कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की घोषणा की जा रही है। इस बीच चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी के एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले दूसरे गुट के जरिए पार्टी पर किसी भी दावे पर फैसला लेने से पहले उसका फैसला जानने का आग्रह किया। दोनों गुटों के प्रतिनिधि एलजेपी के नेतृत्व को लेकर अपना दावा पेश करने के लिए चुनाव आयोग मुख्यालय पहुंचे थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और पढ़ने के लिए www.newsnexttv.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे न्यूज वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।